गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 12 इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में पार्ट 1 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। मिनरल्स कौन उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था और कौन कौन से यूज़फुल मिनरल्स है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके यूजेस क्या है और वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आज जब हम पढ़ने वाले हैं वो सेकंड पार्ट और उसमें हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन सीख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, उसको हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला है कन्वेंशनल और उसको आप बोल सकते हो कमर्शियल या तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और उसमें एग्जाम्पल है जैसे कि कोल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, एटॉमिक मिनरल्स है, वो सारे किस में आएंगे? कन्वेंशनल रिसोर्सेज में, जो नॉन रिन्यूएबल है, यानी जो एक बार ख़त्म हो जाएंगे फिर हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। सेकंड है नॉन कन्वेंशनल और उसको बोल सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारी अर्थ में अनलिमिटेड प्रेजेंट है, जैसे कि हाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी जो वाटर में से मिलती है, विंड एनर्जी जो विंड में से मिलती है, सोलार एनर्जी जो सन में से मिलती है, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। Then third one is non-commercial energy resources. For example, pit coal, firewood and dung. तो अभी ये सारे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कोल। इट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज सिंस एंशियंट टाइम, यानी एंशियंट टाइम से इसका यूज़ हो रहा है। इट इज़ यूज्ड इन स्टीम इंजन, रेलवेज एंड स्टीमर also use it. With the invention of the electricity, coal become an important mineral प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। कि जब से इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है तब से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और वो बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है उसका वो देखते हैं। तो ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स वेजिटेशन वॉज बरीड इन टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ड्यू टू द इंटरनल हीट एंड प्रेशर, trees containing carbon content and some animal underwent gradually combustion. Vegetation has transferred into coal. यानी कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो वेजिटेशन इन अर्थ के इंटीरियर में बरीड हो गए हैं, वो बरीड यानी उसके अंदर जो अंदर चले गए होते हैं, जिसके ऊपर मिट्टी या तो सॉइल जम गई होती है, उसके अंदर जो वेजिटेशन है उसके अंदर कार्बन कंटेंट होते हैं। आप सब जानते हो क्योंकि वो सेल्यूलोज से बना है। और वो इंटरनल हीट एंड प्रेशर की वजह से ट्रीज़ के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है और जो एनिमल्स जो भी अंदर चले गए उसके अंदर भी कार्बन कंटेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं, जिसमें कार्बन की अमाउंट होती है। उसका कंबशन होता है, कंबशन यानी जलना, और फिर वो वेजिटेशन है वो किस में कन्वर्ट होता है? कोल में। बिफोर अबाउट 25 करोड़ ईयर द ग्रेजुअल कंबशन ऑफ ट्रीज टुक्स प्लेस एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोल। और अब से 25 करोड़ पहले ऐसा कंबशन हुआ है और फिर उसमें से क्या बना है? कोल। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ कार्बन कोल। कार्बन कोल कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला एंथ्रेसाइड कोल, देन बिट्यूमिनियस कोल, लिग्नाइट कोल एंड पीट कोल जो हम यूज़ करते हैं। इंडियन कोल रिजर्व्स, यानी इंडिया में कोल कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, आसाम एंड गुजरात। इन गुजरात it is found in Kutch, Bharuch, Bhavnagar, Mehsana and Surat district. Second one is minerals. It is formed in stratified rock, strata containing limestone, shale, etc. in the earth. Minerals and vegetation were buried and converted into mineral oil. In 1866, first oil well dung in Assam. सबसे पहले आसाम में मिला था 1866 में. Then after in 1867, find oil in Mukam, Assam. Oil fields in India divided into 5 zones. First one is oil fields of Northwest, oil fields of Gujarat, oil fields of Bombay High, oil fields of Eastern Coast and oil fields of the Rajasthan. Oil fields of Gujarat are in 1958 first oil struck at Lunes at Kheda, now in Anand, Ankleshwar, Mehsana, Kalol, Navagam, Kosamba, Sanand,
Ahmedabad, Gandhinagar, Vadodara, Bharuch and Bhavnagar. Mineral oil refinery are located at Guwahati, Bareilly, Koyali, Kochi, Chennai, Mathura, Kolkata and Haldia. Largest oil refining of the world is located at the Jamnagar in Gujarat. Third one is natural gas. It is associated with a mineral oil. It is separated from it. Cheaper and non-pollutant energy sources is a natural gas. Reserves are situated in Khambat Basin, Kaveri Basin and Jaisalmer, Rajasthan in India. अंकलेश्वर ऑफ गुजरात इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल गैस. अब हम जानते हैं ये सारे जो हमने सोर्सेज पढ़े वो कैसे थे, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है. इसीलिए अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अभी हमने अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का यूज़ करना स्टार्ट किया है जो अनलिमिटेड है और नॉन कन्वेंशनल है. अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ द कन्वेंशनल sources. These are renewable and inexhaustible sources. US, Russia, France, Canada, Australia, Netherlands and Japan were advancing in this field effectively. In 1981, Commission of Additional Sources of Energy यानी CASE established in India for the improvement in non-conventional energy resources. Gujarat Energy Development Agency GEDA is working now in the field of the non-conventional energy resources. Now we study about the non-conventional energy resources. The first one is solar energy. Sun is the main source of the solar energy. The biosphere thrives due to the solar energy. Progress in solar energy technology now in India become more faster. Solar cooker for cooking, solar heater for heating water, solar panel for generating electricity. Gujarat get maximum solar energy. GEDA हमने बोला था ना, GEDA यानी गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी established for solar cold storage near Chennai with a capacity 10 tons. Without electricity, solar energy provides street light, also used for irrigation to the farm and television. Solar energy plants has been installed at Madhopur near Bhuj in Gujarat for desalination of the saline ocean water. Solar energy is also used. Equipment working on solar energy is increased in the world and also in India. Second one is wind energy. Sun provide thermal energy. Winds are formed due to the high and low pressure. Wind energy is obtained through the windmills at the sea coast and open space. India is the fifth country to produce the wind energy. Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh, Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh and Kerala. In Gujarat, Lumba village near Jamnagar and at the sea coast near Mandvi in Kutch have a wind farms. Electricity is generated at the windmills founded in Devbhoomi, Dwarka, Jamnagar, Kutch, Rajkot and Porbandar. Third one is the biogas. Biogas produced by useless agriculture material, molasses यानी remains of sugarcane, vegetation, cow dung and human excreta. The methane gas is released in the production of the biogas. It is inflammable gas. Precious fertilizer without any virus is obtained in the production of biogas. It is obtained both energy and fertilizer. Solar and biogas energy change traditional lifestyle of the villagers. Uttar Pradesh is the first and Gujarat is the second in the biogas production. Largest plant in the Maidan near the Siddhpur in Gujarat. Other plant in Rudratal of Daskroi Taluka of Ahmedabad. Dantiwada in Banaskantha. It is done by individually or collectively यानी उसकी फैक्ट्री भी हो सकती है, कलेक्टिवली भी प्रोड्यूस होता है एंड इंडिविजुअली सब विलेजर्स अपने होम पे भी करते हैं. फोर्थ वन इज जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी यानी अर्थ के इंटीरियर में बहुत ही हॉट टेम्परेचर और हॉट लावा है
जिसमें से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, जो हमें कुछ कुछ जगह पे हॉटस्पॉट पाए जाते हैं वहाँ से ही मिलती है। इट इज़ फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द गीजर्स और हॉट स्प्रिंग। ड्यू टू द हीट इट ट्रांसफर्ड इनटू वेपर। Vapor expert upwards pressure on groundwater and produce energy. Using this energy, the geothermal energy obtained hot water spring in Gujarat at Lasundra, Unai, Tuwa and Tulsisiam. Fifth one is tidal energy. The process of tides and ebbs continues constantly in the ocean due to the gravitational force exerted by the sun and moon in the 15 days, full moon day and no moon day. Water power use is generating electricity. Tidal water have more power, है ना। वाटर का पावर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ करते हैं, बट जो टाइडल वाटर होता है उसमें ज़्यादा पावर होता है। क्यों? क्योंकि टाइड से वो ज़्यादा स्पीड से आते हैं। देन टर्बाइन इज कनेक्टेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। In 1910, France started this project. India has more coastline. It has potentiality to produce a tidal energy. It started in Gulf of Kutch and the Gulf of Khambat. अभी हमने जो कंप्लीट किया वो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। बट ये सारे जो एनर्जी रिसोर्सेज है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, उसको हमें प्रिजर्व भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बचेगा ही नहीं। इसीलिए हमें मिनरल का प्रिजर्वेशन भी करना है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। द एफिशिएंट एंड वेल प्लान यूज ऑफ मिनरल्स इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स। एवरी नेशन वांट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट। मिनरल्स आर यूज्ड इन अनस्ट्रिक्ट मैनर। अभी जो मिनरल यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अनस्ट्रिक्ट मैनर से कर रहे हैं, तो उसको हमें प्रिजर्व करना है। क्योंकि कोई भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी नेशन जो डेवलप कंट्री है उनके पास सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, इसीलिए वो डेवलप है। तो हमें क्या करना चाहिए? रेमेडीज़ फॉर द मिनरल्स प्रिजर्वेशन, यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, रिसाइकलिंग, alternative use of minerals, use of non-conventional means, sustainability. After the reserve of mineral is calculated and be used for a long period by planning. तो अभी ये हमारा चैप्टर नंबर 12 इंडिया मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ख़त्म होता है। ये हमने जो सीखा है वो टेक्स्ट बुक की नोट वाइज सीखा है, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। अगर आप ऐसे याद रखना चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये सारी नोट्स भी आपको रखनी है। थैंक यू।